Yaniv, get ready to pull it off the stick. Get off the sticks. All right, let's go. Time to go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक और खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन हो गए थे मैं अपना व्लॉग जो है रिव्यू वाली वीडियोस नहीं बना सका क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था, कुछ मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा। उसके वजह से मुझे थोड़ा मसला था, टाइम नहीं मिल रहा था टाइम की वजह से। तो आज मैंने टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाई। जैसे कि आपको पता है कि ईरान और इसराइल की इस वक्त वार चल रही है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया है। जो ये सूरत हाल है बहुत मुश्किल है क्योंकि ये देखने में ये आ रहा है कि वर्ल्ड वार 3 ना हो जाए। तो कुछ ये मैंने आपको दिखाने हैं पार्ट्स, क्योंकि इसराइल ने भी बहुत गलत किया है, उनके साथ लड़े हैं बिना वजह किसी को तंग करना। तो अब पता चलना इसराइल को भी क्या होता है। तो हम चलते हैं, कुछ रील्स हैं, कुछ वीडियोस हैं जो मैंने निकाली हैं और कुछ रिव्यू वाली भी वीडियोस हैं। हम चलें, आपका टाइम ज़ाया नहीं करते, हम वीडियो की तरफ चलते हैं। ये जो परसों रात हुआ था, बजा दी है इसराइल की, तो समझता है ना। Yaniv, get ready to pull it off the stick. Get off the sticks. All right, let's go. Time to go. Okay. Guys, come on, everyone move. Everyone move now. Stay with us, stay with us. Pick up the gear, let's go. The U.S. intel view that among the targets were Israeli airfields, but also, and this is crucial, the headquarters of Mossad, the International Intelligence Service of Israel, which is inside Tel Aviv. It's in the northern part of Tel Aviv, but it's in the city. It's in a densely populated area. And of course, the concern is if you're firing, even though Iran might consider that a military target, it is in a densely populated city. טסו פה משהו מטורף. מה זה? כאילו שוגר איזה מין... कितना टेंस हो गया, אני בהלם. The skies over Tel Aviv ablaze. Explosions heard and plumes of smoke visible after Iran fired hundreds of ballistic missiles towards Israel, retaliation for Israel's attack on Iran, which began the day before. Iranian television shows celebrations. The unprecedented escalation started early Friday morning, when Israel began hitting targets including infrastructure, individuals, military and nuclear sites, including Iran's main uranium enrichment facility, Natanz. Among those killed, top nuclear scientists and military leaders. 3 of 4 commanders in this video now dead. We've taken out top military commanders, senior nuclear scientists, the Islamic regime's most significant enrichment facility, and a large portion of its ballistic missile arsenal. More is on the way. The regime doesn't know what hit them. They don't know what will hit them. By nightfall, attacks on Iran continued, and videos showed the country's air defences activated once again, as fears grow that a region already very much on edge may be heading to an all-out conflict. Freddie Akar, Al Jazeera. दोस्तों 13 जून को सुबह 3:30 बजे खबर आई कि ईरान की राजधानी तेहरान में जबरदस्त धमाका हुआ है। कुछ देर बाद पता लगा कि तेहरान से 220 किलोमीटर दूर नतांज इलाके में भी हमला हुआ है। नतांज में ईरान की सबसे बड़ी परमाणु लैब थी। देखते ही देखते पूरे ईरान से इस तरह के हमलों की खबरें आने लगी। नतांज के अलावा तबरीज, करमनशाह, अराक, तेहरान,
इस्फान के मिलिट्री बेसिस पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इन हमलों में ईरान के आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ समेत ईरान के सभी टॉप ऑफिसर्स मारे गए। इन हमलों में ईरान के 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मार दिया गया। सुबह होने पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान आया कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने से सिर्फ 15 दिन दूर था। अगर हम यह हमला नहीं करते तो ईरान न्यूक्लियर बम बना लेता, इससे हमारे वजूद को खतरा हो जाता। जिस दौरान हम ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, तब ईरान ने भी इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागना शुरू कर दिया है। ईरान के इस हमले में इजराइल पर कई मिसाइलें गिरी भी हैं। लगभग पूरी इजरायली जनता अंडरग्राउंड पार्किंग में चली गई है। इधर ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने परमाणु समझौता नहीं किया तो उस पर हमले होंगे। ईरान ने धमकी दी है कि जो इजराइल का साथ देगा हम उस पर भी हमला कर देंगे। वहीं रशिया और चाइना खुलकर ईरान के साथ आ गए हैं। भारत किसी के साथ नहीं है। कुल मिलाकर हालात बेहद खराब हैं। अगले कुछ दिनों में कुछ भी हो सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि ईरान और इजराइल की लड़ाई आखिर है क्या? वो कौन सा न्यूक्लियर डील है जिस पर साइन करने को लेकर अमेरिका ईरान पर प्रेशर डाल रहा है? और क्या रीजन है कि ईरान अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं कर रहा? इसके ऊपर डिटेल में बात। आज एक दूसरे के जानी दुश्मन है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी, ईरान टर्की के बाद दूसरा मुस्लिम देश था जिसने 1948 में इजराइल बनते ही उसे मान्यता दे दी थी। 1950 से लेकर 70 तक जब ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का राज था, उस वक्त दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते थे। दोनों देशों में ट्रेड होता था, इंटेलिजेंस भी वो एक दूसरे से शेयर करते थे। यहां तक कि दोनों देशों की फौजें आपस में मिलिट्री एक्सरसाइज भी करती थी। और तो और इजराइल की खुफिया एजेंसी ईरान की खुफिया एजेंसी सवाक को ट्रेनिंग दिया करती थी। मगर फिर 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन ने सब बदल दिया। ईरान में शाह की सत्ता खत्म हो गई और वो देश एक कट्टर इस्लामिक गणराज्य बन गया। आयतुल्ला खुमैनी देश की हुकूमत पर काबिज हो गए। तेहरान में इजराइल के दूतावास को बंद कर दिया गया और उस ऑफिस को फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन यानी PLO को दे दिया गया। मतलब रातों रात इजराइल को लेकर ईरान की पॉलिसी बदल गई। उसने एक देश के तौर पर इजराइल के वजूद को मानने से इनकार कर दिया। ईरानी हुकूमत इजराइल और अमेरिका को शैतान कहने लगी। फिर आया 1980 का दौर। 1982 में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। इजराइल हमला करके लेबनान में मौजूद फिलिस्तीनी लिबरेशन फोर्स को वहां से बाहर निकालना चाहता था। यही वो टाइम था जब ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ईरान ने अलग अलग देशों में इजराइल के खिलाफ दुश्मन तैयार करने शुरू कर दिए। उसने लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया, फिलिस्तीन में हमास को खड़ा किया, यमन में हुती विद्रोहियों को पैसे दिए और इराक में हशद अल शाबी को तैयार किया। ईरान ने इन सभी गुटों को पैसा, हथियार और टेक्निकल सपोर्ट दिए। इन सारे संगठनों का एक ही काम था, दुनिया में हर जगह इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर हमला करना। इन सब के चलते इजराइल और ईरान में दुश्मनी बढ़ने लगी। इजराइल को भी अच्छे से पता था कि ईरान कोई छोटा मोटा देश है नहीं। ईरान के पास दुनिया का चौथा बड़ा ऑयल रिजर्व है, नेचुरल गैस का सबसे बड़ा रिजर्व इनके पास है। मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है। इजराइल को यह भी अच्छे से पता था कि ईरान लगातार न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश करेगा। इसीलिए अपने डिफेंस में इजराइल ने हमेशा ईरान से 2 कदम आगे रहने की कोशिश की है। इजराइल ने साइबर ऑपरेशन से लेकर मिलिट्री ऑपरेशन और इंटेलिजेंस मिशन चलाकर ईरान के साइंटिस्ट को मरवाया, ईरान के टॉप आर्मी कमांडर्स की हत्याएं करवाई। इजराइल ने 2020 में ईरान की राजधानी तेहरान में टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे की हत्या करवा दी। इस मर्डर को एक ऑटोमेटिक गन से अंजाम दिया गया। इसके पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ बताया गया है। इससे पहले 2008 में दमिश्क में हिजबुल्लाह के सैन्य कमांडर इमाद मुगनिया की कार को बम से उड़ा दिया गया। 2013 में बेरूत में हिजबुल्लाह के टेक्निकल हेड हसन लाकिस की गाड़ी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2014 में अल कुद्स ब्रिगेड के माजिद अल मजीद की भी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मृत्यु हो गई। इसके बाद 2016 में हिजबुल्लाह के सैन्य प्रमुख मुस्तफा बदरुद्दीन को सीरिया में इनसाइड ऑपरेशन में मार दिया गया। इसी तरह इजराइल साइबर अटैक करने में भी बहुत आगे रहा है। 2010 में इजराइल ने स्टक्सनेट वायरस के जरिए ईरान के नतांज यूरेनियम प्लांट को नुकसान पहुंचाया। ये वही नतांज प्लांट है जिस पर 13 जून को मिसाइल हमला करके इजराइल ने पूरी तरह से इसे तबाह कर दिया। जिसके बाद उनके सभी टॉप कमांडर्स ने मीटिंग की। फिर हमारी कोशिश यही थी कि वो सभी कमांडर बस एक जगह बने रहें। और तो और इजराइल ने मोसाद के एजेंट्स के जरिए ईरान के अंदर तक ड्रोन्स भिजवा दिए थे। यहां तक कि ईरान के अंदर इन लोगों ने एक ड्रोन सेंटर तक बना दिया था। अब 13 जून की रात जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया, तभी इन ड्रोन्स ने भी अलग अलग साइट्स पर हमला कर दिया। और इससे पहले कि ईरान को कुछ समझ में, तब भी अमेरिका ने कहा था कि हमें नहीं पता कि यूक्रेन ऐसा कोई हमला करने वाला है, हमको कुछ नहीं पता। तब भी लोगों ने सवाल पूछा था कि रूस के अंदर 6000 किलोमीटर दूर कोई हमला हुआ है, तो ये बिना अमेरिकी मदद के नहीं हो सकता। जब तक अमेरिकी सैटेलाइट्स यूक्रेन की हेल्प नहीं करेंगी, तब तक उन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉम्बर कहां खड़ा है। दूसरी बात, यूक्रेन और रशिया के मामले में भी जिस दिन रशिया और यूक्रेन के लीडर्स की टर्की में मीटिंग होनी थी, उसी मीटिंग से एक दिन पहले यूक्रेन ने रशिया पर यह हमला कर दिया था। और सुनो, यूक्रेन के मामले में भी ये बात निकल कर आई है कि यूक्रेन ने ट्रक्स के जरिए बहुत पहले ही रूस के अंदर ये ड्रोन्स भिजवा दिए।
अब ईरान के मामले में भी यही बात निकल कर आई है कि इजराइल ने बहुत पहले ही ईरान में ये ड्रोन्स सेट कर दिए थे। अब अगर दोनों केसेस में इतने सारे इत्तेफाक यानी कोइंसिडेंसेस हुए हैं तो मतलब कहीं ना कहीं एक ही दिमाग इनके पीछे काम कर रहा है, वरना यूक्रेन और इजराइल दोनों को एक साथ कौन बताएगा कि ऐसा करो। एक साल पहले ही दूसरे देश में ड्रोन्स सेट कर दो, जिस दिन मीटिंग होनी है उससे पहले अटैक कर दो। बेशक इसके पीछे अमेरिकी दिमाग ही है। अमेरिका ने अब अपनी पॉलिसी बदल ली है, वो किसी लड़ाई में सीधे नहीं कूदेगा, लेकिन वो एक पार्टी चुन लेता है और पर्दे के पीछे से उस पार्टी की मदद करता है। अब सवाल ये है दोस्तों कि ईरान और इजराइल की लड़ाई आखिर जाएगी कहां? दुनिया में पहले ही रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में भी आधी दुनिया इन्वॉल्व है। अमेरिका और यूरोप उस लड़ाई में पैसे और हथियारों से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच भी वॉर शुरू हो चुका है और ईरान कोई चुन्नू मुन्नू कंट्री तो है नहीं, उनके पास पैसे की कमी भी नहीं है, उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा है, उनके पास चाइना और रशिया का सपोर्ट भी है। इधर अमेरिका ऐसे सिग्नल्स दे रहा है कि वो भी किसी भी वक्त ईरान पर खुद हमला कर सकता है। और दोस्तों बड़े बड़े युद्ध इन्हीं हालातों में शुरू होते हैं। अब ईरान और इजराइल की इस लड़ाई में अगर रशिया और चाइना भी कूद पड़ते हैं, जिसके चांसेस फिलहाल तो कम है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। मगर इतना तो तय है कि ईरान अगर किसी लड़ाई में फंसा तो दुनिया में तेल के दाम बढ़ सकते हैं। ईरान के समुद्री रास्तों से यूरोप और एशिया में बहुत सारा ट्रेड होता है। अगर ये लड़ाई बढ़ी तो ईरान उस रूट को भी ब्लॉक कर सकता है। रही बात भारत की, तो भारत इस लड़ाई में न किसी के साथ है न किसी के खिलाफ। इजराइल भारत का पुराना दोस्त है और ईरान के साथ भी भारत के रिश्ते अच्छे हैं। ईरान के चाबहार पोर्ट में भारत का इन्वेस्टमेंट भी है, निवेश भी है। ऐसे में गाइस आपने देखा कि ये इंडियन का अपना मोटिव था कि वो अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे थे कि हम कुछ नहीं है। आपको ये भी पता है कि इंफॉर्मेशन जो मिली थी 72 समथिंग बंदे पकड़े गए हैं ईरान में, वो इंडियंस थे। पता नहीं क्या है खैर। सो ये आप अपने आप को निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद यही है कि आप क्या समझते हैं कि ये वर्ल्ड वार 3 होगी या किस्सा यहीं पे ख़त्म हो। अच्छा है तो वहीं यहीं पे ख़त्म हो, क्योंकि ज़्यादा किस्सा बढ़ेगा और दुनिया में बहुत सारे मसले भी होंगे। इससे ये नहीं है कि इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कोई भी कंट्री हो, उसमें ख़तरा नहीं होगा। अगर एटमी जंग भी हुई तो हमें भी नुकसान होगा। तो दुआएं करें सब, इंशाल्लाह सब बेहतर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।